नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की किताब द गर्ल इन रूम 105 के बारे में। ये कहानी है केशवलाज पुरोहित की, आईआईटी ग्रेजुएट जो अब कोचिंग टीचर है, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा लोन। हाँ, और केशव जो है वो ज़ारा से ब्रेकअप के 4 साल बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। उनका ब्रेकअप भी वो धर्म और फैमिली प्रेशर की वजह से हुआ था। काफी रिलेटेबल लगता है आजकल। सही कहा। कहानी असल में रफ्तार तब पकड़ती है जब ज़ारा के जन्मदिन की रात को अचानक उसका मैसेज आता है कि वो हॉस्टल के कमरा नंबर 105 में मिलना चाहती है। और केशव जो जाहिर है अब भी उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो पहुंच जाता है हॉस्टल, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी उलझन के साथ। लेकिन वहां सीन बिल्कुल अलग होता है। कमरा 105 में ज़ारा की लाश मिलती है। हाँ, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक रोमांटिक यादों से निकलकर सीधे एक मर्डर मिस्ट्री में। और पुलिस का क्या टेक है इस पर? पुलिस तो इसे या तो आत्महत्या मान रही है या फिर किसी जुनून में की गई हत्या। केस जल्दी बंद करने के मूड में लगती है। पर केशव को इस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है नहीं, ये कत्ल है। ये बात मुझे दिलचस्प लगती है। एक आम लड़का, प्यार में हारा हुआ, वो अचानक जासूस बन जाता है। बिल्कुल। और ये सवाल उठता है कि ये क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ारा के लिए उसका ऑब्सेशन है या कुछ और? मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसका आईआईटी वाला दिमाग शायद उसे लॉजिकली सोचने में मदद करता है, पर हाँ, उसका ज़ारा के प्रति जो जुनून है वही उसे ड्राइव करता है। वो सिस्टम पर, पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। हाँ, और वो अपने दोस्त सौरभ के साथ मिलकर खुद ही जांच शुरू कर देता है। और जांच में कुछ चीजें सामने आती हैं, जैसे ज़ारा का नया मंगेतर रघु, वो कुछ छुपा रहा था शायद। हाँ, रघु का किरदार काफी संदिग्ध लगता है शुरू में। उसके पास राज थे। फिर एक और एंगल आता है कि ज़ारा कश्मीर से जुड़े कुछ सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज पर रिसर्च कर रही थी। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ कहानी को स्पाइसी बनाने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, मुझे लगता है इसका मतलब है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कहानियां बड़े राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों से उलझ जाती हैं। ज़ारा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो शायद कुछ ऐसा जान गई थी जो खतरनाक था। किताब यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेती, बस स्थिति को दर्शाती है। सही। और शक की सुई फिर और लोगों पर भी जाती है, जैसे उसकी रूममेट या कोई प्रोफेसर। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे केशव और सौरभ गहराई में जाते हैं, पता चलता है ज़ारा की जिंदगी उतनी सिंपल नहीं थी। कई लोगों के पास मोटिव हो सकता था। उसकी रूममेट, एक प्रोफेसर जिसका जिक्र आता है, कहानी काफी उलझती जाती है। हाँ, ये किसने किया से ज्यादा क्यों किया वाली पहेली बन जाती है। एग्जैक्टली। और फिर क्लाइमैक्स में कातिल का पता चलता है। कौन निकलता है वो सबसे चौंकाने वाला पार्ट है शायद। कातिल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि ज़ारा का अपना मेंटर, एक प्रोफेसर निकलता है। ओह, ये तो काफी शॉकिंग है। जिस पर वो भरोसा करती थी। हाँ बिल्कुल। विश्वासघात वाला एंगल बहुत स्ट्रांग है यहाँ। और मोटिव, प्रोफेसर के अपने कुछ एक्सट्रीमिस्ट विचार थे। उसे डर था कि ज़ारा की रिसर्च उनके मकसद को नुकसान पहुंचा सकती है। बाप रे, विचारधारा के लिए कत्ल। ये दिखाता है कि कैसे कट्टरता रिश्तों को खत्म कर सकती है। हाँ। तो अंत में केशव क्या करता है? केशव सबूत जुटाकर पुलिस की मदद से प्रोफेसर को पकड़वा देता है। क्या इससे उसे शांति मिलती है? क्लोजर जिसे कहते हैं। हाँ, किताब यही दिखाती है। एक तरह से उसे क्लोजर मिलता है, ज़ारा को न्याय मिलता है, और शायद केशव भी खुद को उस गिल्ट से थोड़ा मुक्त कर पाता है कि वो उसे बचा नहीं सका। वो आगे बढ़ पाता है। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ एक लव स्टोरी या मर्डर मिस्ट्री नहीं है। इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। जुनून है, पहचान का सवाल है, कश्मीर की राजनीति का हल्का सा टच है, और सबसे बढ़कर विश्वासघात। ये दिखाती है कि लोग प्यार में या किसी विचारधारा में अंधे होकर किस हद तक जा सकते हैं। सही कहा। तो अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि हमारे जो निजी रिश्ते होते हैं, वो कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे बड़े राजनीतिक या वैचारिक ताकतों से प्रभावित हो रहे होते हैं। और जब ये टकराव बढ़ जाता है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इसी का एक आईना दिखाती है।